नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के मापन के बारे में कि व्यक्तित्व का मापन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, किन विधियों से किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व मापन से संबंधित अपने को टोटल 4 विधियां पढ़नी है। एक तो है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरी है प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां और चौथी है मनोविश्लेषण विधियां। तो साथियों, इन चारों विधियों को अपन जो है डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में केवल 2 ही विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो 2 विधियां हैं आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। तो इन दोनों विधियों को आज अपन पढ़ने वाले हैं, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि को। तो साथियों, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि इनको मिला करके अगर देखें तो इसको क्या बोला जाता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इनको मिला करके एक साथ अपन बोलना चाहिए तो इनको क्या कह सकते हैं, इनको अपन दोस्तों बोल सकते हैं अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि इनको बोला जा सकता है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं इनको क्या अपन बोल सकते हैं, अप्रक्षेपी विधि। और ये अप्रक्षेपी जो विधि है ये किससे संबंधित होती है साथियों, ये होती हैं आपके चेतन मन से संबंधित। किस मन से संबंधित होती हैं, चेतन मन से संबंधित होती हैं आपकी अप्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व मापन की 4 विधियां अपन वैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगर सीधा पूछा जाए कि व्यक्तित्व मापन की विधियों के प्रकार अपन बताएं तो 2 प्रकार हैं। एक तो आपका हो जाएगा अप्रक्षेपी विधि और दूसरा जो प्रकार हो जाएगा उसमें आ जाएंगी आपकी प्रक्षेपी विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। अब ये दूसरा प्रकार है कौन सा, ये भी देख लेते हैं साथियों। तो अपना जो दूसरा प्रकार है उसको अपन बोलेंगे, पहला तो हो गया अपना अप्रक्षेपी विधि और दूसरा जो अपना प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों प्रक्षेपी विधियां। कौन सा हो जाएगा, प्रक्षेपी विधियां। तो ये जो प्रक्षेपी विधियां और मनोविश्लेषण विधियां इसको मिला करके क्या बोलेंगे अपन, प्रक्षेपी विधियां दोस्तों बोल देंगे। यहाँ लिख देता हूं, इनको मिला करके अपन बोलेंगे प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां इसको मिला करके बोलेंगे और ये अचेतन मन से संबंधित होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। व्यक्तित्व मापन की 4 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपी विधि और चौथी मनोविश्लेषण विधि। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों को मिला करके अप्रक्षेपी विधि बोलते हैं जो कि चेतन मन से संबंधित हैं, ठीक है। वहीं प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियों और मनोविश्लेषण विधि को मिला करके प्रक्षेपी विधि बोलते हैं और ये प्रक्षेपी विधियां अचेतन मन से संबंधित हैं, ठीक है साथियों। डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में ना आए, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे ताकि कुछ भी अपना शेष जो वो नहीं रहे इनमें, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं अपना सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों को। साथियों, जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं उसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मकथा निरीक्षण विधि की। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है आत्मकथा निरीक्षण विधि। साथियों, जो आत्मकथा निरीक्षण विधि है इसके प्रतिपादक कौन हैं, आत्मकथा निरीक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम वुंट व टिचेनर। अब इसको याद कैसे रखेंगे वुंट से अपन क्या याद रख सकते हैं साथियों, ऊंट याद रख सकते हैं। वुंट से क्या याद रख सकते हैं अपन, ऊंट जो है वो वुंट से अपन याद रख सकते हैं। अब साथियों आप बताओ मेरे को कि क्या ऊंट अपनी आत्मकथा लिख सकता है, क्या ऊंट अपनी आत्मकथा लिख सकता है, तो नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता। तो लिखने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे आराम से अपन बता सकते हैं कि आत्मकथा विधि किसने प्रतिपादित की है, तो अपन जानते हैं कि विलियम वुंट ने की है। लेकिन आत्मकथा से अपन ने ऊंट को जोड़ दिया और ऊंट अपनी आत्मकथा खुद नहीं लिख सकता तो वो टीचर से लिखवाएगा, यानी विलियम वुंट और टिचेनर, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, बस ये याद करने की ट्रिक है। और आत्मकथा विधि में क्या होता है कि इस विधि में स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण होता है, यानी कि व्यक्ति जो है वो स्वयं के हाव भाव से या अपनी क्रियाओं से उसने किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार किया है इस चीज को देख करके अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो ये व्यक्तित्व मापन की विधियां अपन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया
होगा। ठीक है साथियों, दूसरी जो अपनी विधि है आत्मनिष्ठ विधियों में, वो है अपनी विधि व्यक्ति इतिहास विधि, और इसके प्रतिपादक हैं टाइडमैन। वैसे तो ये विधि मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ यूनिट नंबर 1 में, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि व्यक्ति इतिहास विधि, इसको केस स्टडी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? केस स्टडी भी बोला जाता है इसको, केस स्टडी विधि भी इसको बोला जाता है, व्यक्ति इतिहास विधि को। अब इसको याद कैसे करेंगे साथियों? देखिए, मैन यानी आदमी या व्यक्ति, तो वैसे तो सीधा याद हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। और निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो व्यक्ति इतिहास विधि को ही माना जाता है। और इस विधि के द्वारा सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक आदि। ये सामान्य नहीं है, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे असामान्य आएगा, ये सामान्य शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? असामान्य आ जाएगा। तो अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो उसमें असामान्य लिखिएगा। इस विधि के द्वारा असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यक्ति कौन होते हैं? या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए बच्चा, प्रतिभाशाली बालक, बहुत ज़्यादा दिमाग है उसमें, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है कि इसका इतना दिमाग कैसे चल रहा है। या बाल अपराधी बालक, बालपन में बच्चा अपराध अगर करने लग जाए, चोरी चकारी करने लग जाए, किसी को मारपीट करने लग जाए किसी के साथ, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है कि उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, तो व्यक्ति इतिहास विधि का वहाँ उपयोग करते हैं। सृजनात्मक बालक यानी नई चीज़ों का सृजन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो किसी बच्चे में, जैसे वैज्ञानिक जो होते हैं उनमें बचपन में ऐसी ही कलाएँ उनमें होती हैं, तो उनका भी अगर अपन अध्ययन करें तो इस विधि से अपन कर सकते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि से। इसमें क्या होता है कि अपन बच्चे के जन्म से लेकर के जो भी जन्म के समय कैसी स्थितियां थी, किस प्रकार के माहौल में उसका जन्म हुआ, कब हुआ, और इसके साथ ही किन लोगों के वह संपर्क में आया, उसके दोस्त कौन हैं, परिवार का माहौल कैसा है, उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, किन चीज़ों में उसकी रुचियां हैं, कौन सी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, इन सब बातों के बारे में डिटेल से इसमें लिखा जाता है। और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका ऐसा स्वभाव क्यों है। तो ये बाल अपराधियों के लिए काफ़ी अच्छी विधि है। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि का क्या मतलब है यहाँ पे? साथियों, अपन जानते हैं कि 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं। एक तो होता है उपचारात्मक, एक उपचारात्मक है, और एक होता है निदानात्मक। अब साथियों, अपन जानते हैं निदानात्मक तो क्या होता है कि किसी बच्चे की किसी टॉपिक विशेष में जो कमी है, यानी कि कमजोरी का पता लगाना, कमजोरी का पता किस में लगाया जाता है? वो लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। उस कमजोरी को दूर किस में किया जाता है? इस कमजोरी को दूर किया जाता है किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, तो निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि, यानी कि कमजोरी उसकी क्यों है, ये कमजोरी, इसका पता उसमें लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी व्यक्ति इतिहास विधि। उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अपनी जो विधि है आपकी आत्मनिष्ठ विधियों में है, वो है प्रश्नावली विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्नावली जो विधि है उसके आदि जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात को माना जाता है आदि जनक। और मनोविज्ञान में इस विधि की जो शुरुआत है वो किसने की थी? वुडवर्थ ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वुडवर्थ जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आदि जनक सुकरात को माना जाता है, लेकिन शुरुआत जो है वो किसने की थी? मनोविज्ञान में वुडवर्थ ने की थी। ठीक है साथियों, अब अगर अपन देखें कि इस विधि में साक्षात्कार विधि के समान आमने सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती। अपन जानते हैं कि जो साक्षात्कार विधि है उसमें क्या होता है, आमने सामने बैठना पड़ता है व्यक्तियों को, यानी कि जाहिर सी बात है साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में पता ही है अपने को कि 2 व्यक्ति आमने सामने जब तक नहीं बैठेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तब तक इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रश्नावली विधि में इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपन सब लोग जानते हैं जब एग्जाम होता है तो अपना जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या अपने सामने बैठा रहता है? बिल्कुल नहीं बैठा रहता, कोई और ही व्यक्ति होता है परीक्षक, और अपन पेपर लिख रहे होते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे होते हैं। तो इस विधि में आमने सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि साक्षात्कार विधि में आवश्यकता होती है। साक्षात्कार विधि को भी अपन इसी में आगे पढ़ेंगे।
फिर अब प्रश्नावली विधि के दोस्तों 4 प्रकार हैं। एक तो मुक्त प्रश्नावली, दूसरी प्रतिबंधित प्रश्नावली, तीसरी चित्रित प्रश्नावली और चौथी मिश्रित प्रश्नावली। दोस्तों मुक्त प्रश्नावली क्या है? विस्तार में उत्तर दे सके ऐसे प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। यानी कि मुक्त प्रश्नावली में अपने विचार व्यक्त करने का पूरा पूरा जो है अवसर होता है। विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर जो है इस विधि में होता है। आपका मुक्त प्रश्नावली विधि में जो है पूरा अवसर इसमें होता है अपने विचार व्यक्त करने का, विस्तार से उत्तर देने का, अपने विचारों में बोलने का। ठीक है। प्रतिबंधित जो प्रश्नावली है उसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें अपने को केवल हाँ या ना में उत्तर देना है कि हाँ ऐसा है और या नहीं, सत्य असत्य वाले, वो सारे प्रश्न प्रतिबंधित प्रश्नावली में आएंगे। वहीं चित्रित प्रश्नावली क्या है साथियों? तो चित्रित प्रश्नावली की अगर अपन बात करें तो चित्रित प्रश्नावली में आपका चित्रों के माध्यम से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे आपको कोई भी मान लीजिए एक इस प्रकार का आपको चित्र दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया कि ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है। ये आपकी एक हो जाएगी, आप बोलेंगे ये एक रिंग है, सॉरी, आप इसको रिंग बोल सकते हो या आप इसको वृत्त बोल सकते हो। तो आप या तो इसको वृत्त बोल देंगे या एक रिंग बोल देंगे, सर्कल बोल देंगे। इस प्रकार से एक पहिया भी बोल सकते हैं। तो यानी कि अलग अलग जवाब जब आते हैं किसी चित्र को दिखा करके, या ये बता देंगे कि आपका अलग अलग प्रकार से इस डायग्राम को आगे बढ़ा दिया आपने और ये पूछ लिया कि ये किसका जो चित्र है, या अलग अलग प्रकार के चित्र दे सकता है व्यक्ति कि इसमें क्या कमी है, तो इसमें मुंह नहीं बनाया गया है। तो चित्रित प्रश्नावली यानी चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछना। अब वो प्रश्न जो है वो चेंज होते रहते हैं लेवल के अनुसार। ये तो है नहीं कि आप 10वीं क्लास के बच्चे को ये चित्र देख करके पूछेंगे कि इसमें क्या कमी है। आप पहली क्लास के, दूसरी क्लास के या तीसरी क्लास के बच्चे को जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो लेवल के आधार पे ये डिसाइड होता है। जैसे अपन नक्शे भरवाते हैं तो वो भी एक चित्रित प्रश्नावली है। नक्शा अपन ने दे दिया और पूछ लिया कि इसमें जो है आपको वो करना है क्या कि जगहों के नाम भरने हैं इसमें, या फिर किसी डायग्राम को अपन ने बनवा लिया, नामांकित चित्र बना लिया, तो ये आपकी हो जाएगी चित्रित प्रश्नावली। ठीक है। फिर है मिश्रित प्रश्नावली। ये होता है तीनों का मिला जुला रूप। नाम से पता चल रहा है मिश्रित, यानी इसमें मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली तीनों के गुण होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि थी, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से अच्छी प्रकार से समझाया आपको। साथियों, अगर चैनल आपको पसंद आया, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। साथियों, इसी प्रकार के वीडियोस लेके आता रहूँगा। रीट का एग्ज़ाम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा 100%। आप हमसे जुड़े रहिए, मेहनत आपसे हम करवाएंगे। आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, मैटर हम अवेलेबल करवाएंगे आपको, और लगातार आप मेहनत करते रहिए। सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से होगी। कोई आपसे आपकी सफलता जो वो छीन नहीं सकता अगर आप मेहनत करते रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है अपनी साक्षात्कार विधि। ये जो विधि है इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका से मानी जाती है। इस विधि में आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान होता है। सब लोग जानते हैं इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है। 2 प्रकार हैं इसके, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी जिसमें समय स्थान निश्चित हो, और अनौपचारिक में समय और स्थान निश्चित नहीं होता, वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार इसके बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बातें सारी समझ में आ गई होंगी। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत जो अपन ने पढ़ी 4 विधियां, वो चारों विधियां आपके सामने थी। अब अपन बात करेंगे साथियों आपकी वस्तुनिष्ठ विधियों की। इसमें भी 4-5 विधियां हैं, उनको अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो अपनी विधि है वो है निरीक्षण विधि, और निरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं जे.बी. वाटसन। इसे बहिर्दर्शन या सार्वभौमिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और अगर अपन देखें वहाँ अपन ने जो 2 शब्द लिखे थे, औपचारिक विधि और अनौपचारिक विधि, तो ये निरीक्षण विधि में भी होते हैं, क्योंकि निरीक्षण जो है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षण कौन सा होता है? जिसमें समय और स्थान निर्धारित होता है। जबकि अनौपचारिक निरीक्षण कौन सा होता है? जब समय व स्थान निर्धारित नहीं हो, तो वो अनौपचारिक निरीक्षण हो गया। तो ये भी 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे साक्षात्कार होता है। ठीक है। तो निरीक्षण विधि जो है
इसको अब इसके प्रतिपादक कौन है? जेबी वाटसन। और याद कैसे करेंगे इसको? दोस्तों देखिए, सन का अर्थ क्या होता है? सन का अर्थ होता है सूर्य। सन का साथियों क्या अर्थ होता है? सन का अर्थ होता है आपका सूर्य। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि सूर्य जो है वो आपका सुबह उगता है, और अपन जो है सुबह उठते हैं और उसके अपन क्या करते हैं? सबसे पहले सूर्य के अपन क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। तो वही दर्शन तो इस प्रकार याद कर सकते हैं अपन। इसके बाद अपन बाहर निकलते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। तो निरीक्षण विधि इस प्रकार से थोड़ा सा अपन जोड़ करके इस नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से बस ट्रिक है याद करने की, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार इसको याद अपन जो है वो रख सकते हैं। आगे देखें तो इस विधि में व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसको अलग अलग परिस्थितियां प्रदान तो नहीं की जाती, मैं नहीं कहूँगा प्रदान की जाती हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में उसको देखा जाता है कि ये व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। प्रत्येक परिस्थिति में जो उसका व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। जैसे बच्चा जो है वो जब खेलता है तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कक्षा में वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। एक तो कक्षा हो गई, एक खेल मैदान हो गया। खेल मैदान में बच्चे का व्यवहार कैसा है, कक्षा में कैसा है, इसका निरीक्षण किया जाता है। यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये थी आपकी निरीक्षण विधि। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, समाज मिति विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो हैं। इन्होंने 1934 में ये विधि जो वो प्रोवाइड करवाई। इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अपन क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में अपने को जानकारी, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, तटस्थ है यानी कि दृढ़ है, या तिरस्कृत है यानी कि अपमानित व्यक्ति है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए, उसके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए कि उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, तिरस्कृत व्यक्तित्व है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है, इसका पता लगाने के लिए इस विधि में क्या होता है कि अपन उस व्यक्ति के जो आसपास का जो समाज है उसका, उस समाज में अपन लोग जाएंगे और उस समाज में जाकर के अलग अलग व्यक्तियों से अपन प्रश्न पूछेंगे उस व्यक्ति के बारे में, और फिर अपन उसका जो है वो आचरण जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये किस प्रकार का व्यक्ति माना जा सकता है। वो श्रेष्ठ माना जा सकता है या तिरस्कृत माना जाए, या किस प्रकार का माना जाए। तो उम्मीद करता हूँ समाज मिति विधि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपकी विधि है कर्म निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल विधि। अब ये कर्म निर्धारण यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। कर्म इस प्रकार से मैंने नहीं लिखा था, ये टाइपिंग की वजह से, ऑटो टाइपिंग की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसको समझिएगा, कर्म निर्धारण मापनी, ठीक है, या रेटिंग स्केल विधि। इसके प्रतिपादक जो हैं वो फ्रांसीसी गाल्टन जो हैं उनको इसका प्रतिपादक माना जाता है, और 1883 ईस्वी में यह विधि उन्होंने प्रतिपादित की। इसमें 3 या 5 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है तथा आंकड़े एकत्रित कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिए रेटिंग स्केल जो फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा जो वो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर विधि अपन देखें तो अपनी नेक्स्ट विधि है शारीरिक परीक्षण विधि, यानी कि फिजिकल टेस्ट। सीधी सी बात भाषा में बोलूँ तो फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट नाम लेते ही मेरे हिसाब से आप सब लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है। इसमें शारीरिक जांच के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह व्यक्ति निर्धारित नौकरी के लिए या निर्धारित अन्य कार्य के लिए योग्य है या नहीं। मान लीजिए आप एयरफोर्स का जो है आप एयरफोर्स के लिए गए, या आर्मी के लिए आपने जो है वो फिजिकल देने के लिए आप गए, ठीक है, जिसमें उनके आर्मी का मान लीजिए क्राइटेरिया क्या है कि 1600 मीटर दौड़ है वो इतने समय में आपको पूरी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो क्राइटेरिया जो वो पूरा कर दिया तब तो आप फिजिकली फिट हैं, आप शारीरिक परीक्षण में पास हो गए। और अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। ठीक है, 5 इंच आपको सीना जो वो फुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, और 80 इंच से ज़्यादा आपका जो वो सीना होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको मतलब एक क्राइटेरिया, और उसको अपन अगर पूरा कर रहे हैं तो वो शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे आपकी जो विधियां व्यक्तित्व मापन की। और उम्मीद करता हूं जो आज अपन ने 2 प्रकार की जो
अप्रक्षेपी विधियां पढ़ी, वो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, अप्रक्षेपी विधियों में अपन ने जो चेतन मन से संबंधित होती हैं उनमें अपन ने आत्मनिष्ठ विधियां पढ़ी। आत्मनिष्ठ में 4 विधियां और वस्तुनिष्ठ में भी 4 विधियां अपन ने पढ़ ली हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में किसको पढ़ेंगे? प्रक्षेपण विधि और प्रक्षेपी विधियां या आपकी मनोविश्लेषण विधियां, इन दोनों विधियों को भी पढ़ेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में जितना कुछ अपन ने पढ़ा है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टोटल 4 ही प्रश्न रखे हैं। 4 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला जो प्रश्न है वो है, आत्मकथा निरीक्षण विधि के जन्मदाता हैं विलियम वुंट, टाइडमैन, सुकरात या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो आत्मकथा निरीक्षण विधि नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि यह विधि किसने दी है। आत्मकथा से नाम से ही पता चल रहा है। वैसे निरीक्षण विधि अगर अकेला पूछे तो जाहिर सी बात है कौन है? वाटसन है। लेकिन ये आत्मकथा निरीक्षण विधि है। तो दोस्तों, आत्मकथा निरीक्षण विधि किसने प्रतिपादित की है? ऊंट अपनी आत्मकथा खुद नहीं लिख सकता, इसलिए उसने टीचर को रखा। तो यहाँ पे न तो टाइडमैन होगा, न आपका सुकरात होगा, यहाँ पे होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट ने जो है ये आत्मनिरीक्षण विधि जो है उसका प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने का निर्णय किया? सुकरात, वुडवर्थ, फ्रांसीसी गाल्टन और जेबी वाटसन। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने का निर्णय किसने किया था? तो दोस्तों, जो आपके प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वप्रथम जो वो किया, वो किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। वैसे प्रश्नावली विधि के आदि जनक जो वो सुकरात को माना जाता है और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग जो वुडवर्थ ने किया था, ये गुड नहीं है, वुडवर्थ समझिएगा इसको, वुडवर्थ ने किया था। और फ्रांसीसी गाल्टन ने जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए इसका प्रयोग जो वो सबसे पहले किया था। तो फ्रांसीसी गाल्टन यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, किस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर केवल हाँ या ना में दिए जाते हैं? मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली? तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि प्रतिबंधित प्रश्नावली में ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, समाज मिति विधि के जन्मदाता हैं जेबी वाटसन, सुकरात, गिलफोर्ड या जे.एल. मोरेनो? तो साथियों, अपन सब लोग जानते हैं कि समाज मिति विधि के जन्मदाता कौन है? जे.एल. मोरेनो हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। और 4 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना आप लोगों का जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकें। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।